प्रशासन संपादन करना। आज नंद प्रशासन के बारे में बहुत कम जानकारी बची हुई है। 38 पुराणों में नंद राजा को एकल शासक के रूप में वर्णित किया गया है, जो बताता है कि नंद साम्राज्य वस्तुतः स्वतंत्र सामंती राज्यों के समूह के बजाय एक एकीकृत राजतंत्र था। 39 हालांकि यूनानी खाते शासन की एक अधिक संघीकृत प्रणाली की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए एरियन का उल्लेख है कि व्यास नदी के पार की भूमि अभिजात वर्ग द्वारा शासित थी, जो न्याय और संयम के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करते थे। यूनानी खातों में गंगारिदाय और प्रासी का अलग अलग उल्लेख है, हालांकि यह सुझाव देते हुए कि इन दोनों पर एक सामान्य संप्रभु का शासन था। इतिहासकार एच.सी. रायचौधरी का मानना है कि नंदों ने वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रीकृत नियंत्रण रखा, लेकिन अपने साम्राज्य के सीमावर्ती हिस्सों में काफी स्वायत्ता दी। 38 ये बौद्ध की दंत्यों से पता चलता है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त नंदों को हराने में असमर्थ थे जब उन्होंने उनकी राजधानी पर हमला किया था, लेकिन उनके खिलाफ सफल रहे जब उन्होंने धीरे धीरे उनके साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद राजाओं ने अपने हर्यंक और शैशनाग पूर्वजों द्वारा शासित मगध साम्राज्य को मजबूत किया और इस प्रक्रिया में उत्तरी भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया। इतिहासकारों ने मगध के इन राजवंशों की राजनीतिक सफलता को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण स्वाभाविक रूप से संरक्षित थी। गंगा और उसकी सहायक नदियां राज्य को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से जोड़ती थीं। इसकी उपजाऊ मिट्टी थी और आसपास के क्षेत्रों की लकड़ी और हाथियों तक पहुंच थी। कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि मगध ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद से अपेक्षाकृत मुक्त था, जिसने इसकी राजनीतिक सफलता में भूमिका निभाई होगी। हालांकि इस दावे की सत्यता का आकलन करना मुश्किल है। डी कोसंबी ने ये सिद्धांत बनाया कि लौह अयस्क खदानों पर मगध के एकाधिकार ने इसके साम्राज्यवादी विस्तार में एक प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन इतिहासकार उपिंदर सिंह ने इस सिद्धांत को विवादित बताया है। उन्होंने बताया कि मगध का इन खदानों पर एकाधिकार नहीं था और ऐतिहासिक मगध क्षेत्र में लौह खनन बहुत बाद में शुरू हुआ। हालांकि सिंह ने उल्लेख किया है कि निकटवर्ती छोटा नागपुर पठार कई खनिजों और अन्य कच्चे माल से समृद्ध था और इन तक पहुंच मगध के लिए एक परिसंपत्ति रही होगी। जैन परंपरा के अनुसार कल्पक प्रथम नंद राजा का मंत्री था। वह अनिच्छा से मंत्री बना, लेकिन पद संभालने के बाद उसने राजा को आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि नंद साम्राज्य के मंत्री पद वंशानुगत थे। उदाहरण के लिए अंतिम नंद राजा के मंत्री शक्तला की मृत्यु के बाद उसका पद उसके बेटे स्थूलभद्र को दिया गया। जब स्थूलभद्र ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो शक्तला के दूसरे बेटे श्रीयक को मंत्री नियुक्त किया गया। 15 बृहत कथा परंपरा का दावा है कि नंद शासन के तहत पाटलिपुत्र शहर न केवल भौतिक समृद्धि की देवी लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया, बल्कि शिक्षा की देवी सरस्वती का भी निवास स्थान बन गया। इस परंपरा के अनुसार वर्षा, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन व रुचि और व्याधि जैसे उल्लेखनीय व्याकरणविद नंद काल के दौरान रहते थे। 4 जबकि इस विवरण का अधिकांश हिस्सा अविश्वसनीय लोककथा है। ये संभव है कि पतंजलि से पहले के कुछ व्याकरणविद नंद काल के दौरान रहते थे। कई ऐतिहासिक स्रोत नंदों की अपार संपत्ति का उल्लेख करते हैं। महावंश के अनुसार अंतिम नंद राजा खजाना संग्रह करता था और उसने 80,800 मिलियन की संपत्ति जमा की थी। उसने इन खजानों को गंगा नदी के तल में गाड़ दिया। उसने खाल, गोंद, पेड़ और पत्थरों सहित सभी प्रकार की वस्तुओं पर कर लगाकर और अधिक संपत्ति अर्जित की। 43 तमिल कवि मामुन्नार की एक कविता में नंदों की अकथनीय संपत्ति का उल्लेख है, जो बाद में गंगा की बाढ़ में बह गई और डूब गई। 4 इस कविता की एक अन्य व्याख्या में कहा गया है कि यह धन गंगा के पानी में छिपा हुआ था। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हवेन त्सांग ने राजा नंद के 7 कीमती पदार्थों में से 5 खजानों का उल्लेख किया है।